नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं वीरेंद्र। आज हम आपके समक्ष केंद्र और राज्य के परस्पर संबंधों को लेकर के उनके बीच में जो तनाव के मुद्दे रहे, आज उन पर हम लोग जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो केंद्र और राज्य के बीच में तनाव के मुद्दे कौन कौन से हैं, आज इस वीडियो का शीर्षक है। आइए साथियों, केंद्र और राज्यों के परस्पर अंतर संबंधों के विषय में जानने की कोशिश करते हैं कि ये संबंध संविधान लागू होने के बाद कैसे रहे और इनके बीच में तनाव के मुद्दे कौन कौन से रहे। तो साथियों, इसको जानने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि भारत संघ है, कैसा संघ है। आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स का इस्तेमाल किया गया है इस शब्द का। भारत जो है राज्यों का संघ है, ना कि फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो भारत एक राज्यों का संघ होगा। और आज आप देख रहे हैं कि भारत एक संघ है और इस संघ में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से ये मिलकर के बना हुआ है। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। बहुत बड़ा देश है। अब इसके बाद ये संघ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इस संघ की उत्पत्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से हुई। उस समय अंग्रेजों का शासन था। जितना अंग्रेजों ने भारत जीता था और जिस पर उनका एकाधिकार था, उसको ब्रिटिश भारत कहा गया। और 1935 के भारत शासन अधिनियम में उस ब्रिटिश भारत का एकीकरण करके उसको एक संघ का दर्जा दिया गया, एक संघ माना गया। और देशी रियासतों के राजाओं से ये अपील की गई कि यदि वो चाहें तो भारतीय संघ में अपनी रियासतों का विलय कर दें, यदि वो उचित समझें। लेकिन राजे महाराजे बड़े पुराने ख्यालात के थे, उन्होंने उसको संघ में विलय नहीं किया। लेकिन वो संघ तब से बना चला आ रहा है। और बाद में यही राजे महाराजे सरदार पटेल जब वो गृह मंत्री बने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के कानून कायदे से फिर उनके देशी रियासतों का उसमें विलय करा लिया गया। तो हमारा ये संघ जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से बराबर चला आ रहा। मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि हमारे भारत के संविधान में भारत एक राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरल। यहाँ फेडरलिज्म नहीं है अमेरिका की तरह। हमारा जो संघ है वो पहले से चला आ रहा। राज्यों ने आपस में मिलकर के कोई समझौता नहीं किया। तो ये 1935 से संघ चला आ रहा है। और यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और हमारा देश जो है राज्यों का संघ है, ना कि संघीय राज्य है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और संविधान में केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं राज्यों की तुलना में। और शक्तियां इसलिए ज़्यादा दी गई हैं साथियों कि आपने इतिहास में जाकर के आप देखिए कि किस तरीके से बाहरी शक्तियां आती रहीं और हमारा भारत बिखरा हुआ था। राजे रजवाड़े थे, वो आपस में उनमें अंतर्द्वंद था और भीतरघात और आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण बाहरी लोग आके फ़ायदा उठाते रहे और ये देश लुटता पिटता रहा। तो भविष्य में अब इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है राज्यों की तुलना में। चाहे कानून निर्माण की शक्ति हो, चाहे प्रशासनिक शक्तियां हों या फिर वित्तीय शक्तियां हों, इन सभी मामलों में
राज्य की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इस बात की शिकायत जो है राज्यों को शुरू से रही, राज्य ये महसूस करते रहे। अब ये कुछ शिकायतें जो राज्यों की केंद्र से रही हैं, तो ये साथियों संविधान जब से लागू हुआ उसके बाद से ही देश के सामने कई समस्याएं थीं, संघ के सामने कई समस्याएं थीं। अब जैसे राज्यों की अपनी समस्याएं कुछ प्रारंभिक शुरुआती दौर में रही जो अब हल कर ली गई हैं, लेकिन उनका जिक्र कर दें कि कौन सी समस्या रही। एक तो पहली समस्या राज्यों की ये थी कि जो आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में भाषाएं, कोई तमिल बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है। इस तरीके से पूर्वोत्तर में भी अलग भाषाएं बोली जाती हैं, पंजाब में अलग भाषा बोली जाती है। यहाँ बीच में जो कुछ राज्य पड़ते हैं जैसे राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, दिल्ली हुई, ये हिंदी भाषी राज्य हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी भाषाएं इस देश में बोली जाती हैं। तो पहला तो मुद्दा ये था कि भाषाओं की पहचान का। भाषा एक हमारी संस्कृति का एक अंग होती है, बहुत महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है हमारी संस्कृति का। तो जिस क्षेत्र के लोग जो भाषा बोलते हैं उनकी अपनी एक संस्कृति होती है, उसका ये अंग होती है। तो राज्यों में ये समस्या थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, तो अलग अलग भाषाओं की पहचान। और दूसरा ये जो विवाद का मुद्दा था कि सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति अलग अलग है, तो आर्थिक विकास में उनमें भारी असमानता है। तो जो पिछड़े हुए राज्य हैं वो ज़्यादा संघ से मतलब मांग कर रहे थे कि इतना पिछड़ा नहीं होना चाहिए, इतनी असमानता नहीं होनी चाहिए संघ के राज्यों की। अच्छा, तीसरा जो समस्या थी वो राज्यों के पुनर्गठन की समस्या थी, राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए। अच्छा, चौथी समस्या किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे देना। जैसे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का, जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है तो उसको अलग से सुविधाएं दी जाती हैं। ये दूसरे राज्यों को शूट नहीं करता है, उनको अच्छा नहीं लगता है कि भाई उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा हमको भी दीजिए विशेष राज्य का दर्जा। तो केंद्र के लिए समस्या पैदा हो जाती। तो ये शुरुआती मुद्दे थे। हालांकि अब तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया, तो उसका विशेष राज्य का दर्जा भी उसका समाप्त हो गया। तो वो तो मुद्दा, अब ये जो मैंने मुद्दे बताए ये संविधान लागू होने के शुरुआती दौर के मुद्दे थे। इन्हें हल कर लिया गया है, इन्हें अब ये समाप्त हो गए हैं। अब इसके बाद साथियों आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का पूरे देश में सभी केंद्र में और राज्यों में एक छत्र शासन रहा है, और 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1967 तक 1967 तक उसका एक छत्र शासन केंद्र में और राज्यों में रहा है। लेकिन 67 तक आते आते जो 67 में चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस की राज्यों में बड़ी भारी हार हुई और 9 राज्यों में उसकी सरकारें चली गईं, सरकारें उसकी नहीं बन पाई, दूसरे दलों की सरकारें बनी। तो जब दूसरे दलों की सरकारें बनी तो उसमें केंद्र की स्थिति कमजोर हुई। अब राज्यों ने कई मांगें उठानी शुरू की। अब उन्होंने सबसे पहली मांग तो जो केंद्र को ज़्यादा शक्तियां हैं तो केंद्रीकरण का विरोध किया राज्यों ने कि भाई इतनी शक्तियां हमें, और अपने स्वायत्तता की मांग की। केंद्रीकरण का विरोध किया और अपनी स्वायत्तता की मांग की राज्यों ने। अब इसके बाद स्वायत्तता को लेकर के वित्तीय स्रोत भी आते, अधिक वित्तीय स्रोतों की मांग की कि मुझे और आर्थिक सहायता ज़्यादा बढ़ाई जाए हमारी, ताकि हम अपने राज्य के नागरिकों का और प्रदेशवासियों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें, रोजगार उपलब्ध करा सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर सकें। तो वित्तीय स्रोतों की मांग उठी। केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति थी बहुत तेज़ी से, उसका विरोध किया राज्यों ने।
और क्षेत्रवाद पर बढ़ावा दिया, क्षेत्रवाद को बल दिया। और साथियों, ये क्षेत्रवाद पे जो बल दिया, तो आज जो हमारे जो बहुदलीय व्यवस्था है, जो बहुत सारे दल हैं, ये क्षेत्रवाद का ही परिणाम है कि भाई राष्ट्रीय नीतियां बनाना तो ठीक है, लेकिन जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको भी तो देखिए, जिससे पब्लिक को दो चार होना पड़ता है। तो केंद्रीकरण का विरोध किया, स्वायत्तता की मांग की गई राज्यों के द्वारा, क्योंकि दूसरी पार्टी की सरकारें 9 राज्यों में अलग बनी थीं, गैर कांग्रेसी सरकारें थीं, और वित्तीय स्रोतों की अधिक मांग की गई। तो ये 1967 में ये समस्या पहली बार देश के सामने आई, और वो जो शुरुआती दौर की थी वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अब देखिए कौन कौन से तनाव के मुद्दे हमारे सामने आते हैं और उसका किस तरीके से निराकरण उसमें करने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच में मुद्दे जो तनाव के थे वो कौन कौन से उभर के आए, और ये मुद्दे कोई विद्वेष की भावना से नहीं आए, ये मांग थी, ये समस्या थी केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों की। और संबंधों के बीच में ये तनाव थे, चूँकि वो कांग्रेस की सरकारें थी, एक राजनीतिक दल की सरकारें थी, तो पार्टी का अनुशासन होता है। समस्याएं तो राज्यों में जो कांग्रेसी सरकारें थी वो भी महसूस कर रही थी, लेकिन वो पार्टी के अनुशासन के कारण वो बोल नहीं सकती थी। एक ही राजनीतिक दल की सरकारें थी। अब जब ये गैर कांग्रेसी सरकारें आईं तो इन्होंने खुल करके वो जो अपनी समस्याएं थी उनको उठाया। तो देखिए कौन कौन सी समस्याएं थी। नंबर 1 जो समस्या थी वो राज्यपालों का राज्यों में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाना। तो राज्यपालों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह था। अब जरा इसको समझने की, दरअसल कि हर राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है केंद्र के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये राज्यपाल जो होता है ये केंद्र का आदमी होता है, और राज्य में वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पर है, वहाँ पर उनका अपना विधानमंडल है, वहाँ विधेयक बनते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री है, उसके मंत्री हैं। जैसे केंद्र में शासन होता है वैसे राज्यों में शासन होता है, लेकिन राज्यों में एक समस्या ये है कि वहाँ पर केंद्र ने राज्यपाल के रूप में एक अपना आदमी बिठा रखा है, और वो ये निगरानी करता है कि शासन संविधान सम्मत चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और अपने इसी अधिकार के तहत वो दिक्कत ये है कि अगर केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, तो केंद्र वो अपना आदमी भेजेगी, वो पार्टी का आदमी होता है, तो वो कदम कदम पर सरकार को परेशानियां पैदा करता है, क्रिएट करता है। अभी आप देखिए दिल्ली में जो वहाँ का एलजी है वो केंद्र का आदमी है, और वहाँ केजरीवाल जी की सरकार है। दोनों में उठापटक, जब से सरकार बनी तब से उठापटक चल रही है। कभी भी उनके संबंध राज्यपाल के और मुख्यमंत्री के अच्छे नहीं रहे। दूसरा, आप बंगाल को देख लीजिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और वहाँ पर राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। तो इसलिए वहाँ पर संबंध कभी भी मुख्यमंत्री के और राज्यपाल के मधुर नहीं रहे और न कभी रह सकते हैं। तो इसलिए केंद्र में अगर दूसरी पार्टी की सरकार है और राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार है तो ये समस्या तनाव की आती है। तो देखिए, राज्यपालों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह ये है कि वो सही ढंग से राज्यों को काम नहीं करने देते हैं अगर उसमें केंद्र की अपोजिट अगर किसी राजनीतिक दल की सरकार है किसी राज्य में। तो दूसरी चीज़, राज्यपाल को इतनी बड़ी पावर है कि अगर वो राज्य के विधानमंडल के द्वारा कोई विधेयक पास किया गया है और अगर राज्यपाल को सूट न करे तो वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेता है। इतनी बड़ी पावर राज्यपाल को दी गई है कि यदि वो कोई दंगा फसाद हो जाता है और स्थिति संभल नहीं रही है और वो उसको जल्दबाजी में आकर के राज्यपाल जो है अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेज देता है कि किसी तरीके से सरकार गिराएं, कि वो लिख के भेज देगा कि कानून के हिसाब से शासन नहीं चलाया जा सकता है, शांति व्यवस्था भंग हो गई है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो धारा 356 का प्रयोग करवा सकता है, राष्ट्रपति धारा 356 का प्रयोग कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो जो तनाव के बिंदु हैं वो ये हैं कि राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्न चिन्ह इसलिए है कि वो किसी पार्टी का व्यक्ति होता है,
केंद्र में जो सत्ताधारी पार्टी है उस पार्टी का कोई व्यक्ति भेजा जाता है राज्यपाल बना करके, तो वो पार्टी के हितों को ध्यान में रख करके, केंद्र के हितों को ध्यान में रख करके काम करता है और राज्य की सरकारों से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा बिंदु ये है कि धारा 356 का दुरुपयोग होता चला आया है। केंद्र जो है ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है राज्यों के विरुद्ध केंद्र के पास। और तीसरी जो तनाव का जो बिंदु है, तीसरा जो बिंदु है वो राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती है। अभी आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, अब एक नई विधा आई है कि अगर संबंध आपके केंद्र में दूसरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बंगाल में टीएमसी की सरकार है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, और दोनों के रिश्ते आपस में ठीक नहीं है, और ठीक क्या नहीं है, केवल पब्लिक को दिखाना है। वैसे सब ठीक हैं, जब वो जीत जाते हैं तो एक दूसरे को बधाई देते हैं, वैसे सब ठीक है, लेकिन केवल पब्लिक की नज़र में ख़राब करना है कि हमारे रिश्ते ख़राब हैं, केवल दिखावा करना है। अब वही देखिए, ममता बनर्जी जीत गई तो सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, सब ने उनको बधाई दी। तो ये केवल जनता के सामने एक दिखावा है, संबंधों को ख़राब करना। आप देखिए उसमें केंद्रीय बलों की तैनाती वहाँ की गई। उनके कोई खास कोई भतीजे थे ममता, उनके ऊपर ये आरोप लगा करके ये इन्होंने गमन किया है, घोटाले में संलिप्त हैं, तो वहाँ केंद्रीय बल भेजे गए। तो एक नई हमारे सामने जो तनाव की इस समय जो विधा आई है, वो एक नई विधा आई है कि कोई न कोई किसी समय में कोई न कोई काम हुआ होगा, उसमें संलिप्तता रही कि नहीं रही, तो कोई न कोई मुद्दा बना करके मतलब राज्य सरकारों को डराने का प्रयास हमेशा केंद्र करता चला आया है। और आज भी कोई घोटाले में अगर संलिप्त है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए केंद्रीय बलों को भेजा जाता है। तो ये हमारे सामने ये समस्या है कि केंद्रीय बलों को राज्य सरकारों को भेज करके उनको डराना धमकाना, ये एक राज्यों की हमेशा शिकायत रही है। और अगला जो है वो राज्यों के लिए वित्तीय आवंटन, जो वित्त से संबंधित है, पैसे से, फाइनेंस से संबंधित है, वो वित्तीय आवंटन में राज्य भेदभाव का आरोप लगाते रहे कि भाई हमें कम दिया जाता है, हमें ज़्यादा ज़रूरत है, हमको ज़्यादा मिलना चाहिए, और बगल वाले को ज़्यादा दिया जाता है, वो छोटा राज्य है। तो ये बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं। अब इसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं के प्रबंधन के संबंध में जो IAS होते हैं, IPS होते हैं और IFS होते हैं, तो ये वास्तव में किसके अंडर में रहेंगे? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है इनकी, और ये दूसरे राज्यों में काम करते हैं, तो वो उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का या सरकारों का इनके ऊपर कोई अधिकार क्या नहीं रहेगा? क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के तो ये उन्हीं राज्यों में पोस्टिंग है इनकी, तो उन राज्यों का क्या रोल होगा? तो इसके प्रबंधन को लेकर के जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं और जो सिविल सेवक हैं कि उन राज्यों के पास इनके अगेंस्ट में कितने अधिकार रहेंगे और केंद्र के पास इनके अगेंस्ट में कितने अधिकार रहेंगे, ये एक समस्या चल रही है। और राजनीतिक एक और नई समस्या हमारे सामने आई है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाना। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग, भरपूर प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। दरअसल होता क्या है कि जब एक सरकार बन जाती है केंद्र में, तो वो फिर सरकार है, लेकिन होता इसका उल्टा है कि वो सरकार काम करती है, सरकार का पैसा खर्च करती है पब्लिक का, लेकिन प्रचार प्रसार करती है पार्टी का, अपने दल का। सरकारी संस्थाओं में बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, पैसा सरकार खर्च कर रही है, सरकारी धन खर्च हो रहा है, वो सरकारी धन पब्लिक का धन है जो आय से प्राप्त हुआ है, विभिन्न करों से प्राप्त हुआ है। लेकिन उसमें सरकार जो है वो जिस पार्टी की है, वो पार्टी के रूप में प्रचार उसका किया जा रहा है, तो ये चीज़ गलत है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, आज आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो
प्रयोग हो रहा है वो राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए हो रहा है। अब इसमें राज्य कुछ नहीं कर पाते। राज्यों में अगर दूसरी राजनीतिक पार्टी की सरकारें हैं तो उनके हाथ में ये चीज़ नहीं है, केंद्र के हाथ में है। केंद्र उसका अपने हितों की पूर्ति के लिए उपयोग करता है, अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है। ये चीज़ गलत है। तो इस पर राज्यों को हमेशा आपत्ति रही है। और राज्य सूची में जो राज्य सूची के विषय हैं उसमें केंद्र अतिक्रमण कर देता है। कई ऐसे अनुच्छेद हैं, 249 को ले लीजिए, अखिल भारतीय सेवाओं पर ले लीजिए, अतिक्रमण हुआ है, कई बार अतिक्रमण हुआ है। आपातकालीन में तो पूरी तरीके से है। तो केंद्र में तो है ही है, समवर्ती सूची में दोनों के विचार से कानून बनेंगे, लेकिन राज्य सूची में भी वो अतिक्रमण कर देता है। तो ये राज्यों को समस्याएं। तो ये तनाव के जो मुद्दे मैंने बताए, ये तनाव के मुद्दे आज भी ज्वलंत हैं, कहीं ना कहीं उठते हैं। और ये मुद्दे साथियों तभी उठते हैं जब केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार होती है। तब ये समस्याएं, केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच में जो खटास है, ये तभी आती है। अब इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि 67 तक कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि राज्यों में भी कांग्रेस का शासन था और केंद्र में भी कांग्रेस का शासन था। लेकिन 1967 में जो आम चुनाव हुए उसमें 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार चली गई और गैर कांग्रेसी सरकारें स्थापित हुई। तब ये मुद्दे उठे। लेकिन कांग्रेस 1960 के दशक से ही उसने ये सोचना प्रारंभ कर दिया था कि जो केंद्र और राज्य के परस्पर संबंध हैं वो कैसे मजबूत किए जाएं, जो तनाव के मुद्दे हैं उनको हल कैसे निकाला जाए। तो 1966 में उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और जो एक मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे श्री हनुमंतैया, उनके नेतृत्व में एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया 1966 में। और उससे कहा गया कि केंद्र और राज्यों के परस्पर संबंधों के बीच में आप उपाय खोजिए और अपना प्रस्ताव हमें बताइए और बताइए कि क्या इसमें हो सकता है। हाँ, तो देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग जो श्री हनुमंतैया के नेतृत्व में बना था और ये सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, तो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट, ये दरअसल मोरारजी देसाई जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, और उन्होंने ये बनाया था। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये प्रशासनिक सुधार आयोग बना था और केंद्र राज्य संबंधों को दुरुस्त करने के लिए बना था। तो 22 सिफारिशें प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र सरकार को सौंपी और इसमें से कुछ जो सिफारिशें थी वो अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, जिनका मैं जिक्र किए देता हूँ। जैसे 22 सिफारिशें जो उन्होंने सौंपी, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार से हैं। जैसे अनुच्छेद 263 के तहत संविधान में भी इसका प्रावधान है कि अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाए। तो उसको प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि जब 263 अनुच्छेद में संविधान में प्रावधान है तो इसका गठन क्यों नहीं किया गया, इसका गठन किया जाए अंतर्राज्यीय परिषदों का। और इसके बाद राज्यपाल ऐसा होना चाहिए जो किसी दल का न हो, किसी राजनीतिक पार्टी का न हो, ऐसा राज्यपाल भेजा जाए, ऐसा व्यक्ति भेजा जाए। और राज्यों को भी थोड़ी अधिक शक्तियां दी जाएं। ये भी सिफारिश की गई कि उनको वित्तीय शक्तियों के मामले में थोड़ा सा और आत्मनिर्भर बनाया जाए। और राज्यों अगर केंद्रीय बल भेजना है तो राज्य से पहले सहमति ली जाए, राज्यों से पूछ करके ही केंद्रीय बलों को वहाँ भेजा जाए, जबरन केंद्र अपनी मर्जी से न भेजे। तो ये एक बहुत बड़ी सिफारिश थी। और केंद्र पर जो राज्यों की निर्भरता है, इस निर्भरता को कई दृष्टिकोणों से कम किया जाए। तो ये बहुत सी सिफारिशें इस प्रकार से भेजी गई, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी, चुपचाप उसको शांति से रख लिया। अब इसके बाद हम तमिल प्रदेश की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु की सरकार उस समय डीएमके की सरकार थी, डीएमके पार्टी की। तो डीएमके पार्टी को भी कुछ समस्याएं थीं केंद्र से।
तो उन्होंने डीएमके की सरकार ने एक राज मन्नार जो न्यायाधीश रह चुके थे, राज मन्नार की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का एक गठन किया और इसको राज मन्नार समिति कहा जाता है। 1969 में इसका गठन किया गया और डीएमके पार्टी की सरकार थी तमिलनाडु में और उसकी तरफ से किया गया। और 1971 में इसने अपना प्रतिवेदन डीएमके सरकार को दिया और डीएमके सरकार ने केंद्र को ये प्रतिवेदन भेजा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई थी जिससे संघ बेहद कमज़ोर हो रहा था और संघ सौदेबाजी, जैसे संघ राज्यों का संघ न हो बल्कि सौदेबाजी का परिणाम हो, इस तरीके से उसमें बातें थी। तो संघ बहुत कमज़ोर हो रहा था और राज्य बहुत शक्तिशाली हो रहे थे, ऐसी उसमें डिमांड्स की गई थी, बहुत ज़्यादा डिमांड्स की गई थी। तो उसको केंद्र सरकार ने सिरे से ही खारिज कर दिया। राज मन्नार समिति की सिफारिशों को सिरे से खारिज कर दिया। अब इसके बाद आता है आनंदपुर साहिब, ये पंजाब में बना था, इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ गौर करते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग बनने शुरू हुए तो एक प्रशासनिक सुधार आयोग केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया, तो दूसरा तमिल सरकार ने, जो वहाँ डीएमके की सरकार थे, उसने राज मन्नार समिति एक गठित कर दी। वो भी राज्यों को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए उसने भी अपनी बात कही। तो ये एक सिलसिला चल निकला। तो पंजाब के आनंदपुर साहिब क्षेत्र में अकाली दल के द्वारा इसका आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का एक प्रस्ताव बनाया गया और 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव बना के तैयार किया गया। अकाली दल के उसमें नेतृत्व में, वहाँ का दल है, ये राजनीतिक दल है और ये केंद्र सरकार को भेजा गया, लेकिन इस पर भी कोई हल नहीं निकल सका और एक तरीके से इसको भी खारिज मानिए। अब इसके बाद पश्चिम बंगाल पर आ जाइए। तो पश्चिम बंगाल में वहाँ साम्यवादी वहाँ सरकार थी और वहाँ पर पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र 1977 में, पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र 1977 जब केंद्र सरकार को भेजा गया तो ये सिफारिश भी केंद्र ने नहीं मानी। इसके बाद केंद्र सरकार ने जब ये देखा कि नहीं ये डिमांड उठ रही है और इस पर कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तो केंद्र सरकार भी चेती और उसने 1983 में जो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे आर.एस. सरकारिया, सेवानिवृत्त हो चुके थे, तो आर.एस. सरकारिया के अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया केंद्र राज्य संबंधों में मजबूती लाने के लिए 1983 में। तो इसी को हम सरकारिया कमीशन भी कहते हैं, सरकारिया आयोग भी कहते हैं। तो इस सरकारिया कमीशन ने 1988 में अंतिम रूप से, वैसे तो 87 में ही उसकी रिपोर्टें बन गई थी, 1988 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और एक बहुत बड़ी रिपोर्ट थी ये। और ये केंद्र राज्य संबंधों में अब तक के जितने भी केंद्र राज्य संबंधों पर समितियां और आयोग गठित हुए, उन सबसे ज़्यादा ये साथियों महत्वपूर्ण है सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया कमीशन ने 247 सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजी कि इस तरीके से केंद्र राज्य संबंध मजबूत होंगे, जिसमें 180 केंद्र सरकार ने मान ली। तो ये सरकारिया कमीशन जो है केंद्र राज्य के संबंध में सफल एक कमीशन माना जाता है। और इसके बाद उसके 20 वर्ष के बाद 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया। ये पुंछी दरअसल ये भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे और इनका पूरा नाम था मदन मोहन पुंछी। तो चूँकि सरकारिया कमीशन को 20 साल गुजर गए थे और 20 साल में देश की स्थितियां काफ़ी बदली हुई थी, उन बदली हुई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों में कौन कौन से नए आयाम आए हुए हैं और उनको और तनाव के बिंदु कौन से नए आए हुए हैं, तो उन पर नज़र रखने के लिए 2007 में पुनः मदन मोहन पुंछी के अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया गया
और पुंछी आयोग ने अपनी सिफारिशें दी कि बदलती हुई परिस्थितियों में और कैसे बेहतर केंद्र राज्य संबंध बनाए जा सकते हैं। तो साथियों, ये अब तक के ये केंद्र राज्य संबंधों पर ये इतने मैंने आपको कमीशन और समितियां बताई, ये पीसीएस और आईएएस के परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं, बराबर इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। और किस प्रकार से पूछे जाते हैं? ये इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि कोई एक प्रश्न जैसे दिया होगा और ये कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित नहीं है। तो जब आपको सभी आयोग और समितियों का ज्ञान नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो एक बार फिर से पुनः सुन लीजिए कि केंद्र राज्य से संबंधित, केंद्र और राज्य के संबंधों पर आधारित जो सिफारिश देने वाले जो आयोग और समितियां थीं वो कौन कौन से थीं, आइए समझ लेते हैं, एक बार पुनः समझ लेते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो केंद्र राज्य से संबंधित जो आयोग और समितियां हैं वो कौन कौन सी? सबसे पहला मैंने आपको बताया प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966 में इसका गठन किया गया। दूसरा राजमन्नार समिति, ये 1969 में गठित की गई। और तीसरा है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ये 1973 में ये प्रस्ताव मतलब केंद्र सरकार को भेजा गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल स्मरण समिति, ये 1977 में ये तैयार हुआ और इसको केंद्र सरकार को भेजा गया। और पांचवा है सरकारिया कमीशन, ये 1983 में गठित हुआ, 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और छठा है मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग 2007 में। तो ये साथियों केंद्र राज्य से संबंधित ये आयोग हैं, समितियां हैं। और इसके अलावा अगर कोई परीक्षा में देता है कि ये है तो आप समझ लीजिए कि ये केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित नहीं है। तो साथियों, आज का ये वीडियो जो है ये केंद्र राज्य के जो तनाव के मुद्दे थे उसके लिए समर्पित था। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।